टॉपिक है वो क्या है? एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस पियोफाइसी का सदस्य है और पियोफाइसी की जगह क्या लिखा है? आइसोजेग्रेटी। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? स्मिथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पियोफाइसी किसके अकॉर्डिंग है? उसमें ब्रिश। ठीक है, यानी कुल मिला के एक्टोकार्पस जो होते हैं वो भूरे शैवालों के अंतर्गत। ठीक है, भूरे शैवाल होंगे क्योंकि उनमें फ्यूकोसिन, एल्जिन इस तरीके से उनके अंदर रंजन होंगे। ठीक है, एल्जिन जो है वो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना उसमें होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका वर्गीकरण। उसके बाद दिखता किस तरीके का है? कुछ इसका जो थैलस है थोड़ा ऊर्ध्व में मिलता है, कई बार 20-20 स्थिति में भी मिलता है। मतलब जमीन के ऊपर थोड़ा उभार युक्त होगा, खड़ा हुआ होगा तो उसे क्या कहते उदग्र। और विसर्पी का मतलब है कि जमीन पर फैला हुआ। ठीक है, तो थोड़ा ब्रांच की कंडीशन देखने को मिलेगी। लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है, इसमें कायिक जनन नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो थैलस संरचना है पूरी वो कितने भागों में बटी हुई। ये जो संरचना है ये जमीन के अंदर आधार देने का काम करती है उसको। ठीक है, जो आधार देने का काम करेगी उसको, और क्या है वो फैली हुई है ना। ज्यादातर मिलता कहाँ है? ठंडे प्रदेश और ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्रों। तो यहाँ इसका ये थैलस हो गया। उसके बाद ये इसकी फैली हुई है ना, तो जब फैली हुई होगी इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे? एक्टोकार्पस का स्मिथ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्गीकरण देखा। उसके बाद इसका थैलस संरचना है ये आप लोग को ड्रॉ करनी है। ठीक है, कैसा होता है? विषम तंतु, यानी कि जिसमें श्यान और उदग्र स्थिति पाई जाती है। ठीक, श्यान मतलब क्या होता है? फैले हुए। श्यान तंतु जो जमीन पर फैले हुए होंगे और जो उभरे हुए होंगे जमीन पर उन्हें क्या कहेंगे? उदग्र तंतु। ठीक है, कहाँ मिलेगा? इसके लिखिए प्राप्ति। ज्यादातर कहाँ मिलेगा? ध्रुवीय प्रदेशों के क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में भूरा शैवाल जनरली बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्राउन कलर का है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिलेगा? कुछ जातियां इसकी भारत के पश्चिमी घाट में है ना, वेस्टर्न घाट। पता होगा ना भारत में कितने हॉट स्पॉट्स हैं? हॉट स्पॉट क्या होता है? जैव विविधता वाले क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता हो। और एक बात और, जैव विविधता तो बहुत सारी जगह मिलेगी, हॉट स्पॉट उसी जगह को कहते हैं जहां पर पाई जाने वाली जातियां पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजातियां स्थानीय या उन्हें क्या कहते हैं? एंडेमिक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज जहां मिलती है, मतलब वो जहां मिलेगी, जैसे मान लो हिमालयन एरिया का कोई प्लांट है, तो वो जो हिमालयन एरिया में मिलेगा वो फिर कहीं और नहीं मिलेगा। तो फिर वो एंडेमिक स्पीशीज जहां सबसे ज्यादा होंगी उसी जगह को क्या किया जाता है? हॉट स्पॉट बोल दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट्स है ना, और इंडिया में कितने? 3, जिनमें से हम एक शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे समझो एक है हिमालयन एरिया का, ठीक है, दूसरा है वेस्टर्न घाट और तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा। ठीक है, हालांकि वेस्टर्न घाट भी थोड़ा सा पार्ट जो श्रीलंका के साथ शेयर है, इंडो बर्मा बर्मा के साथ शेयर है। बर्मा मतलब म्यांमार बोलते हैं जिस कंट्री को, और हिमालयन एरिया जो है वो तिब्बत तक का एरिया उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मोस्टली उसमें क्या है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ना। 8.1 हाइड आउट की वर्ल्ड की हम दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया। तो आगे ऐसा हमने नहीं, किसने कहा? रॉबर्ट मेले ने। ठीक है, ये पता होना चाहिए किसने कहा। तो ये श्यान तंतु, उदग्र तंतु, तो कुल मिलाकर के ध्रुवीय क्षेत्रों में और समुद्रों में, और इसके अलावा भारत में ये कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट
जमीन पर, है ना, भूमि पर फैलाव रहता है फैला हुआ, और ये क्या है ऊपर की तरफ उठा रहेगा उधर। और कई बार ये कैसा होता है, शाखित होता है, कई बार यही भी होता है। जैसे ये वाली ब्रांच देखो तो शाखित नहीं हुई, लेकिन यहाँ से देखो तो ये शाखित होते चली। तो इतना समझ आया। ठंडी जगहों पर मिलेगा, कभी कभी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में भी मिलता है। कहाँ? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों। तो आगे बात करते हैं थैलस संरचना। तो अगर थैलस संरचना की बात करें तो कैसा होगा, विषम तंतु। बीजाणु धानियां होती है, एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय, यही इसकी खास पहचान है। ठीक है, ये क्या हो गई, बहुकोष्ठीय। बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी, और ये क्या हो गई, एक कोष्ठीय बीजाणु धानी। ये इसकी विशेषता है। और ये क्या हो गया, इसकी शाखा। और यहाँ कई बार इसमें श्यान तंतु जो होगा, जो जमीन पे फैला हुआ रहेगा, उसमें क्या होगा, मूलाभास भी पाया जाएगा। ज्यादातर जो संरचना है वो कैसी है, एक पंक्ति, एक ही पंक्ति में, है ना। विषम तंतु, और कैसा होता है, बहुकोष्ठीय। ठीक है, मूलाभास हो भी सकते हैं, और कुछ जातियां ऐसी जो मुक्त प्लावी होती है ना। तो इसमें लिखिए, ये तो लिख लिया होगा, प्राप्ति स्थल। आगे इसमें थैलस संरचना हेडिंग थी ना, संरचना।
तो उसमें लिखिए मूलाभास, राइज ऑफ इट्स रूट। और शाखाएं क्या है? अनुप्रस्थ पट के नीचे से विकसित होती है। फिर उसके बाद आगे लिखिए इसकी क्या कोशिकीय संरचना कैसी होती है, एक कोशिका कैसी है। कोशिकीय संरचना जो है ना उसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति होगी, है ना, एक केंद्र की कोशिका होगी और सेल्यूलोज की परत, और बाहर क्या होगी, जिलेटिन की परत। अंतः परत सेल्यूलोज और बाह्य परत जिलेटिनी पैक्टिन से बनी हुई। तो कभी कभी फीता वाली स्थिति होती है और कभी कभी क्या होता है, बिंब वाली डिस्कॉइड कंडीशन में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली होगी अंदर, और प्लाज्मा झिल्ली से क्या होगा, जीव द्रव्य रहेगा, उसके अंदर जीव द्रव्य होगा। पेंसिल से डायग्राम बनाते हो? अरे अब तो बड़े हो गए हो, अब तो पेन से बनाया करो डायरेक्ट। फाइल में बनाना आप लोग पेंसिल से।
और यहाँ जो कोशिका है वो कैसी है? बिंबा, डिस्कॉइड सेल। ये क्या हो गई इसमें? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या आएगा इसमें? पाइरिनॉइड, क्रोमेटोफोर, ये जो गोल गोल संरचनाएं बनी हुई है ये बाहर। क्रोमेटोफोर ब्रैकेट में लिखना पाइरिनॉइड के रूप में पाई जाती है। असाइनमेंट क्या है तुम लोगों का? आपके पास ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा? कोशिका भित्ति है ना। अब इसके बारे में लिखना है कि कोशिका की संरचना में क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज हैं। लिखिए। देखो भाई, सेल वॉल की कंडीशन ये है कि सेल वॉल में दो लेयर होती है, ठीक है। अंदर की तरफ सेल्यूलोज और बाहर की तरफ जिलेटिन। सेल्यूलोज की बनी हुई है, ठीक है। और जिलेटिन जो है, जिलेटिन में क्या होगा? जिलेटिनी पैक्टिन होता है, और उस पैक्टिन के अंदर फिर और दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। पैक्टिन के अंदर क्या पाया जाएगा? एल्जिन और फ्यूकोइडिन। एल्जिन और फ्यूकोइडिन, एल्जिन सब। क्या कह रहा है? आपने दो पार करके रखी है ना, उसकी ये कह रहा है कह रहा है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना कोशिका झिल्ली को क्या करेगी? कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे लेगी, और जीव द्रव्य के अंदर क्या होगा? पट्टीदार या बिंबाक प्रकार के लवक होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर पाइरिनॉइड के रूप में होते हैं, है ना। आगे लिखिए।
विभाग या फीकेनुमा क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं और उसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेन। क्या क्या होगा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेन पाए जाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है फ्यूकोजेन। और फ्यूकोजेन की वजह से क्या हो जाता है? भूरा या सुनहरा भूरा। फ्यूकोजेनिन के कारण भूरा या सुनहरा भूरा। क्योंकि प्रोटो डायग्राम इसमें आ जाता है ना, बात अब जगत का लेना डायग्राम। फ्यूकोसन पुटिकाएं होती है जिन्हें फाइसोड कहते हैं। फ्यूकोसन पुटिकाएं जिन्हें क्या कहते हैं? जिनको कहते हैं फाइसोड। ये पूछ लिया जाता है एल्जिन किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सब याद रह गया? हाँ, पूरा होता है, एक्टोकार्पस होता है, उसमें संरचना ऐसी होती है, उसमें एक कोष्ठक, दो कोष्ठक, बीजाणुधारियां होती है, एक छोटा सा शब्द हो याद है। अच्छा, फ्यूकोजेनिन तो फिर भी याद रहेगा कि भूरा है, भूरा रंग ही फ्यूको का होता है, तो भूरा सवाल एक्टोकार्पस, फ्यूकोजेनिन तो होगा इसमें। एल्जिन, अब दिमाग घूम जाता है बच्चों का, एल्जिन कहाँ पे? घुमाना नहीं याद है, ठीक है? और इसके अलावा संचित खाद्य पदार्थ, ठीक है? आगे लिखिए इसमें संचित भोजन किस रूप में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा था। PO5C में खास बात है किसका होगा? लेमिनेरिन, स्टार्च और मैनिटॉल। स्टार्च तो लगभग सब में मिलती है ना, लगभग सब में। किसमें नहीं मिलती? जेम तो भाई से नहीं होती। वेरी गुड। लेमिनेरिन, स्टार्च और मैनिटॉल। ये याद रखना कि संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। किसमें पाया जाता है? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या होता है? भूरा शैवाल। उसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है? जिलेटिन। जिलेटिन में क्या मिलता है? एल्जिन। पैक्टिन, पैक्टिन का पार्ट देखो, समझ लो, जिलेटिन ही पैक्टिन होता है, जिसके दो पार्ट्स है एल्जिन और फ्यूकोइडिन, ये दोनों मिलकर जिलेटिन पैक्टिन बना। अब समझ आएगा? ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि कैसे होगी? अनुरक्त विभाजन होते जाएगा, कोशिका विभाजन करती रहेगी। जब अंदर में बीजोत्तक रोग या शाखाओं के आधार पर होते तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइकोसेलेक्ट। हाँ, ये फाइसोड, फाइसोड
ठीक है, 500 मिटा दूं। जीव द्रव्य के अंदर फ्यूमोसन फुटिकाएं पाई जाती हैं और उन फुटिकाओं को भी फाइसोड कहते हैं। ये तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और फ्यूकोसन यानी कि उसके अंदर क्या होगा, फ्यूगोजेनिन भरा हुआ रहेगा। और फ्यूगोजेनिन क्या है, ठीक है, मिटा दो इसको। ट्राइकोथैलिक वृद्धि होती है। और ट्राइकोथैलिक वृद्धि का मतलब क्या है, इंटर कैलोरी मतलब देखो आज अंतर्वेशी विभिन्न ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में। अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं, है ना। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा नई सेल्स बनती है। तो इस तरीके की वृद्धि को क्या कहते हैं, ट्राइकोथैलिक वृद्धि, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों ओर कोशिकाएं विभाजन करेंगी, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, उसे कहते हैं ट्राइकोथैलिक वृद्धि। और ये एक्टोकार्पस का क्या है, विशेष गुण है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जन्म, एक्टोकार्पस में दो ही विधियां, कायिक जनन इसमें नहीं होता है और लैंगिक जनन किसमें नहीं होता है। कायिक जनन तो इसमें नहीं होता है, मैं पूछ रही हूँ लैंगिक जनन किसमें नहीं होता। जेनोफाइसी में नहीं होता और जेनोफाइस, लेकिन अपवाद क्या है, बाउचेरिया, ठीक है। कोई भी चीज आपको याद करनी है ना आसानी से, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है उस प्रश्न को दूसरों से पूछोगे, उसका उत्तर पहले से ढूंढ के रखोगे, आपस में डिस्कस किया करो, तो याद जल्दी होगा, आसानी से होगा, बिना ज्यादा मेहनत किए होगा।
धानियों द्वारा। और बीजाणु धानियां कैसी होती है? दो प्रकार की, एक कोष्ठीय, एक कोष्ठी और दोनों स्थिति में मिलती है, कभी वृत्त के हिसाब से मिलती है, कभी बिना वृत्त की मिलती है। तो उसका डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बीजाणु धानियों द्वारा। बीजाणु धानियों का निर्माण कहाँ होता है? शीर्ष कोशिका का आकार बढ़ जाता है और उसके बाद वो गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार हो जाती है और फिर उसके केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। एक अर्धसूत्री विभाजन कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। और फिर वो 4 क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है। लगभग 32 से 64 केंद्रक और विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर डिपेंड करता है, देखो समझो बात को। जैसे ये मुख्य कोशिका है, यहाँ से कोशिका पार्श्व वाली छोटी उपशाखा के ऊपर क्या होगा? मियोसिस। के बाद ये हर केंद्रक कैसा बना? एन टाइप। उसके बाद इसने क्या किया? और ज्यादा विभाजन कर दिया। और बहुत सारे, लगभग कितने? 34, 32 से 64 तक। लेकिन कैसे? समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। ठीक है, लगभग 32 से 64 केंद्रक अवस्था बन गई। उसके बाद क्या हो गया? इसके चारों तरफ जीवद्रव्य इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ, अब अगर ये एक ही कोष्ठ है ना, यानी एक ही कोशिका थी ना, इसमें कोशिका भित्ति तो बनी नहीं है। जब कोशिका भित्ति नहीं बनी तो इसे क्या बोलेंगे? एक कोष्ठ थी। समझ रहे हैं? और अगर सारी कोशिका भित्ति बन जाती तो क्या बोलेंगे? बहुकोष्ठ। समझ रहे हैं? और अब इनके अंदर क्या होगा? भित्ति, इसके अलावा इसमें क्या पाया जाएगा? कशाव पाई जाएगी। हाँ, एक मिनट। क्या बना रही हो? ये कैसा था? 2n10। इसने क्या की? मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बना? उसके बाद क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद क्या होगा? इसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। और सभी केंद्रक कैसे हैं? एन टाइप। हाँ, वो द्विकोष्ठीय गलती से लिख देते हो, बहुकोष्ठीय हो जाएगा। दोनों में बहुत सारे।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें फ्लैजिला बन जाएंगे। उसके बाद इनकी स्थिति क्या होगी, ये इस तरीके से दो कोष्ठे बन जाते हैं, नाशपाती के जैसे आकार के बन जाते हैं। उसमें दो दो क्या आ जाएंगी, कशाप आ जाएंगी साइड में, पार्श्व में। इनका आकार ठीक से बनाना है ना, कैसे होंगे ये, नाशपाती के आकार। और उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें एक होल जैसा बनेगा ऊपर है ना, और फिर ये बाहर निकल जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, एक एक आई स्पॉट पाया जाएगा। फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। दो संरचनाएं होंगी इसके अंदर, क्या क्या, एक तो होगा आई स्पॉट और एक क्या होगा, क्रोमेटो। और इनको क्या बोलते हैं, चल बीजाणु या मियोस्पोर। मियो बीजाणु, मियो बीजाणु तो कहते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से बीजाणु बाहर निकलते हैं। और क्योंकि क्या है, मियोसिस के द्वारा बने हैं, यहाँ मियोसिस के द्वारा बने, इसलिए इन्हें मियो बीजाणु कहते हैं। जिलेटिन का इनके चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है। मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होने के बाद 30 से 60 सेकंड के अंदर ये श्लेष्मा घुल जाती है, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और गतिशील होकर के तैरने लगते हैं। और फिर कहीं ना कहीं एक जगह पर रुक जाते हैं। जब रुकेंगे वहां से क्या करेंगे, तुरंत अंकुरित हो जाते हैं और एक जनन नलिका बनाते हैं। कहीं ना कहीं रुकेंगे और रुकने के बाद एक जनन नलिका बनाते हैं। उसके बाद बहुकोषीय है, उसको फिर ये आगे जाकर के क्या करेगा,